हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 8 और वो है FSSAI एक्ट्स एंड रूल, जिसको FSI भी बोलते हैं और फसाई भी बोलते हैं, जो भी बोले, लेकिन असल इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है FSSAI, चूँकि ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। ये 7 चैप्टर इसके हो गए थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर 8वां चैप्टर भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा चलिए पढ़ा दें। तो इसके बाद फिर हम लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो ये जो FSI है या FSSAI है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में पहले मोटा मोटा सा हम लोग एक खाका बनाते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है FSSAI? तो ये भी एक इंडिया का समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस रहता है कि कोई भी फूड या फूड सप्लीमेंट जो इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है या कहीं बाहर से मंगाया जा रहा है वो सेफ हो और क्या है वो स्टैंडर्ड लेवल पे बनाया गया हो, ताकि लोगों को उससे कोई दिक्कत परेशानी और बीमारियां उससे क्रिएट ना हो, बीमारियां पैदा ना हो। तो अब ये जो अथॉरिटी है ये क्या, इसने बहुत सारे अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं कि अगर आपको कोई भी फूड सप्लीमेंट बनाना है या कोई भी खाने की चीज़ जो आप पैक करके बेच रहे हैं, कोई भी खाने की चीज़ जो आप पैक करके बेच रहे हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड है कि आपको इस स्टैंडर्ड पे आपको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए एक उन्होंने पैमाना दे दिया, एक क्राइटेरिया दे दिया कि इस पे अगर खरा उतरता वो चेक करेंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। अगर इस तरीके से आप बनाते हैं और उसमें है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही। और जब उसको आप बना रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसके बनाने वाले वर्कर्स की क्वालिटी क्या होना चाहिए, जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ के सफाई सुथराई कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या है मेंशन होता है। अभी आप आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे उनके स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे ही उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स वो बनाते हैं कि जो मतलब चीज़ें बनाई जा रही है, एक तो वो स्टैंडर्ड लेवल पे बनाई जाए यानी गुड क्वालिटी में बनाई जाए, और दूसरे वो सेफ हों। ये तो हो सकता है कि उसको स्टैंडर्ड लेवल पे बनाया गया हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कंटामिनेशन हो गया हो सकता है उसके अंदर कुछ गंदगी आ गई हो, बैक्टीरिया वायरसेस उसके अंदर आ गए हों, तो वो क्या है सेफ नहीं रह पाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो है, स्टैंडर्ड क्वालिटी में उसको बनाया गया, सब चीज़ अच्छा यूज़ किया गया, लेकिन जो उसकी सेफ्टी है वो क्या डेंजरस है। इनका कहना क्या है कि जो भी आप फूड आइटम्स या फूड सप्लीमेंट्स बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए। तब ये क्या करते हैं, अपना एक ये टैग दे देते हैं। समझ में आ रही बात? और ये टैग ऐसे नहीं बल्कि पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसे लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। तो जब ये लाइसेंस दे देते हैं इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है बिल्कुल सेफ है और स्टैंडर्ड लेवल पे है। यहाँ पे FSI का ये टैग लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी प्योरिटी के बारे में और उसके क्या कहते हैं सेफ्टी के बारे में। हालांकि ये है ठीक है, अपने इंडिया की अथॉरिटी है, लेकिन इसके आड़ में बहुत सारी मतलब घोटालेबाजी हो रहे हैं। कि आप देखेंगे कि हनी आता है, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का आता है, इस पे FSI का क्या है टैग लगा हुआ है, लेकिन एक भी हनी बेचने वाला ऐसा नहीं है जो प्योर बेच रहा हो, सब में मिलावट है। समझ में आ रही बात? लेकिन इसका टैग लगा हुआ है। खैर, लेकिन इसके लगाने से इतना तो फ़ायदा है कि इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं जो फूड्स हैं, इतना ज़्यादा वो घटिया नहीं होंगे कि जितना इसके न होने की वजह से हो सकते थे। तो कुछ तो इसका फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि बेकार है ये। आपने सुना कि फूड और फूड सप्लीमेंट क्या होता है। तो सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों की जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है एक स्पेसिफाइड मात्रा में होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो जो मात्रा में हमको खाना चाहिए, जिस क्वांटिटी में हमको खाना चाहिए, हम लोग नहीं खा पाते। मान लीजिए कभी विटामिन्स की कमी हो गई, कभी मिनरल्स की कमी हो गई, तो कुछ सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, यानी कुछ समझिए एक तरीके से दवाएं बनाई जाती हैं कि जो इन कमियों को दूर करने के लिए होती हैं। तो वो होते हैं सप्लीमेंट्स। अब ये सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉर्म में हो उसको आप सप्लीमेंट्स बोल देंगे। कोई मतलब मान लीजिए कोई फ्रूट बेच रहा है तो उसको भी सप्लीमेंट्स नहीं कह सकते हैं आप, बल्कि सप्लीमेंट्स सिर्फ वही होगा जो या तो पाउडर के फॉर्म में हो, या तो फिर क्या है वो टैबलेट के फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो, या तो फिर क्या है वो सिरप के फॉर्म में हो, तो वो होता है सप्लीमेंट्स। और वो मेडिकल रिसर्च बेस पे बनाया गया हो तो वो होता है फूड सप्लीमेंट्स। आपने देखा होगा कि कैप्सूल आते हैं, गोलियां आती हैं किसके, विटामिन्स के, तो एक तरीके के क्या है वो फूड सप्लीमेंट्स हैं।
ऐसे मिनरल्स की गोलियां आती हैं, सिरप्स आते हैं जैसे आयरन की, तो ये क्या है, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये एक्ट है FSSAI एक्ट, तो ये बनाया गया था किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये बार बार आता होगा, आपने सुना होगा, तो ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी सरकार बनती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो उसकी अलग अलग क्या है, मिनिस्ट्रीज होती है, यानी मंत्रालय होती है। यानी ये समझिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अलग अलग लोग फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि एक विभाग है, एक क्षेत्र है, एक शोबा है शिक्षा, पढ़ाई, एजुकेशन, तो उसके लिए एक मंत्रालय बना दिया गया, एक मिनिस्ट्री बना दी गई कि ये जो लोग हैं, ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, एजुकेशन वाले सिस्टम को देखेगा, संभालेगा। ऐसे ही एक हेल्थ है हम लोगों की, हेल्थ से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड एक क्षेत्र है, एक विभाग है, तो इसको जो संभालता है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे और जो फैमिली सिस्टम है वो अच्छे से बना रहे, उसको संभालने का जो मिनिस्ट्री है, जो क्या मंत्रालय है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, तो ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, इसी के अंडर में, इन्हीं की कोशिशों से क्या है, ये बनाया गया। ठीक, इट वाज मेड टू सेट डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया, तो ये एक्ट बनाया गया ताकि ये सेट करे कुछ साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कुछ साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ द फूड, यानी जो खाने के आइटम्स हैं अलग अलग, जो आपने देखा होगा चिप्स आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि वो एक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए कि इस क्वालिटी में वो बनना चाहिए। ऐसे ही क्या है, टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड इंपोर्ट। जो भी ये फूड आइटम्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, तो वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। ऐसे ही जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और उसका जो स्टोरेज है, उसका सेल है और उसका इंपोर्ट है, उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। ये नहीं कि जैसे चाहे वैसे बना दे, जहाँ चाहे जैसे चाहे स्टोर कर दें, या फिर जब चाहे जो चाहे सेल कर दे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। ऐसे ही जो ऐसा नहीं है कि जो भी आइटम बाहर से खाने वाली चीज़ें कोई भी इंपोर्ट कर दे, नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, उसकी सेफ्टी चेक की जाएगी। तो ये सारा काम कौन करता है, तो ये इसके अंडर में होता है, जो FSI है। ठीक, ऐसे ही टू इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड एंड फूड सप्लीमेंट्स फॉर कंज्यूमर्स। तो जो लोग फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं या जो खाना वगैरह यूज़ करते हैं, फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, तो उनको क्या है, सेफ और होलसम प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए भी इसका क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। होलसम का मतलब होता है अच्छा, गुड। ऐसे ही दिस एक्ट एम्स टू एस्टेब्लिश ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही इसका गठन इसलिए भी किया गया कि अगर कोई ये जानना चाहे कि जो फूड आइटम्स है ये मतलब प्योर है, सेफ है, स्टैंडर्ड लेवल पे बनाया गया नहीं बनाया गया, तो कैसे उसको पता लगेगा। तो कहा कि ये जो अगर FSI का टैग लगा हुआ है तो इसको मतलब आदमी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, ये यकीन कर सकता है, वो मान सकता है कि ये जो आइटम है क्या है, प्योर है और स्टैंडर्ड लेवल पे और सेफ तरीके से इसको बनाया गया है। तो एक रेफरेंस का भी काम ये करता है। क्या करता है, ये एक रेफरेंस है, यानी जहाँ पे इसका टैग लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये जो आइटम है वो क्या है, अच्छा है, गुड है और उसको यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले कि हम लोग रोल एंड फंक्शन ऑफ FSI पढ़ें, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना है कि जो भी लोगों को हमारी कोशिश अच्छी लग रही है और वो सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली, ताकि मैं और अच्छे से और अपनी और एनर्जी से काम कर सकूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या रिक्वेस्ट भी किया कि सर अपना कोई अकाउंट नंबर वगैरह दीजिए, कोई बार कोड दीजिए, ताकि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको कुछ मतलब हम हेल्प कर सकें, फाइनेंशियली डोनेट कर सकें। तो ये मेरा QR कोड है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ से जाके आप मतलब अगर करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप QR कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है, आपको मालूम होगा, लेकिन उसका एक तरीका ये भी है कि आप फ़ोन पे मान लीजिए ये यहाँ पे गए, ठीक, उसके बाद जो ये स्कैन करने का ऑप्शन आता है, ये यहाँ से हम लोग गए, ठीक। अब यहाँ पे ये देता है आपको बारकोड, तो अगर बारकोड आपके पास या तो फ़ोटो खींच लीजिए कहीं से। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे नीचे ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये गैलरी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा, ठीक। और ये आपका फिर जो ये मान लीजिए ये बारकोड है,
तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ले लेगा तुरंत। ठीक है, तो इसका ये जो आपको कहाँ से मिलेगा या बारकोड, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको अपने फ़ोन में मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रोसेस को करेंगे तो आप आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ऐसे ही यहाँ पे थैंक्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप देखेंगे जैसे लिखा रहता है कई सारी चीज़ें शेयर करना, चैट्स वगैरह, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलेगा थैंक्स का। तो वहाँ पे जाके आप थैंक्स बटन के थ्रू भी आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारी मंथली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत कम रखा है, 29 रुपीज़ से लेके 159 तक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए और हमारे क्या है इस और SR फार्मेसी के मेंबर बन जाइए। अब इसका रोल क्या है और इसका फंक्शन क्या है FSI के, तो इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये क्या है, फूड सेफ्टी के लिए ये गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या है FSI एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, सोसाइटी नहीं है, ये अथॉरिटी है। तो अथॉरिटीज़ ग्रांट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन एंड गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड लेबलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स। तो ये जो FSI है या फिर हर स्टेट के अंदर जो इनके ब्रांचेज हैं, स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो है, जो उसके ब्रांचेज है, जो उसके अधिकारी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एंड सर्टिफिकेट देते हैं, लाइसेंस देते हैं और सर्टिफिकेशन देते हैं कि मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो सर्टिफिकेट भी देते हैं और लाइसेंस भी देते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। आपको लाइसेंस दिया गया कि आप काम ढंग से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। और फिर ये क्या है, गाइडलाइंस ही बताते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। बल्कि इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम चलाते हैं, सिखाते हैं कि आपको अगर फूड बिजनेस में आपको जाना है, अगर आप फूड आइटम्स बनाना चाह रहे हैं तो आपको उनको एक क्या पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटिंग और सेल और लेबलिंग से रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस अपनी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही क्या है, इट कलेक्ट्स डेटा रिगार्डिंग कंटामिनेशन इन फूड्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसे ही जो हमारी पूरी कंट्री है, तो ये पूरे पार्ट्स में क्या है, पूरे देश के अंदर इनके लोग फैले हुए हैं और वहाँ से ये मतलब रेंडमली किसी भी मैन्युफैक्चरर की जाके मतलब आइटम्स उठाते हैं और उसको देखते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है। तो इस तरीके से पूरे कंट्री से ये डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और उसको चेक भी करते रहते हैं। ऐसे ही इट कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सन्स इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस। जो लोग फूड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी खाना, ये फूड आइटम्स वगैरह बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं। ऐसे इट प्रोमोट्स जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी से रिगार्डिंग ये जो मतलब नॉर्मल टाइप की अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो भी उसको भी ये लोग फैलाते हैं, प्रोमोट करते हैं। ऐसे ही इट स्पेसिफाइज, यहाँ पे स्पेसिफाइज रहेगा, इट स्पेसिफाइज लिमिट्स फॉर एडिटिव्स, कंटामिनेशन, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा इन फूड्स। ये कह रहे हैं कि जो भी खाने वगैरह बन रहा है तो उसके अंदर जो एडिटिव्स वगैरह ऐड किए जा रहे हैं, ऐसे ही कंटामिनेशन हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही पेस्टिसाइड वगैरह जो उसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं, या हैवी मटेरियल का उसके अंदर कुछ क्या कहते हैं ट्रेसेस हैं, तो वो कितना होना चाहिए उसकी लिमिट सेट करते हैं। समझ में आ रही बात। एडिटिव्स वगैरह होती हैं जो ऐसे आइटम्स डाले जाते हैं कि जो फूड को ख़राब नहीं होने देते हैं जल्दी से। कंटामिनेशन का मतलब उसमें कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ें उसके अंदर आ गई जो हम नहीं चाह रहे थे, तो उसकी मतलब जैसे इन्वायरमेंट से कहीं से भी, तो उसकी क्या क्वांटिटी होना चाहिए जो मतलब हार्मफुल ना हो, तो उसकी लिमिट। और पेस्टिसाइड यानी जो बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह अगर हैं तो उसको मारने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हों। ऐसे हैवी मेटल्स जो होते हैं, और जैसे कि आर्सेनिक और इस टाइप के और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो कि हम अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं हमारे लिए। तो उनकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, तो वो भी ये सेट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा है ये सारी चीज़ें तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो खाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो वो भी ये लोग सेट करते हैं। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक पूछ रखा, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स अगर कोई बना रहा है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है। The manufacturing of food supplements should be according to the guidelines and standards of the FSI। तो अगर कोई भी फूड सप्लीमेंट्स वगैरह बना रहा है तो उसको क्या है, सारे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं जो FSI ने दिए हैं। उनमें से कुछ खास क्या है, उनमें से कुछ खास गाइडलाइंस नीचे दिए जा रहे हैं आपके पढ़ने के लिए।
तो सबसे पहला क्या है, द प्रोसेस, प्रीमिसेस, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, वर्कर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंटामिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है, ठीक, ऐसे ही जो प्रीमिसेस यूज़ किया जा रहा है, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं और जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, तो शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वो इस लायक होना चाहिए, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकें। ये नहीं कि पता चला वर्कर्स ऐसे थे कि आधा काम किया, थक गए, जाके सो गए। तो इसके जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो इस लायक होना चाहिए कि वो मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सके, यानी उस प्रोडक्ट को जो आप बना रहे हो पूरा बना सके, नहीं कि मटेरियल सा वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले सारा इंतज़ाम करना है, फिर उसके बाद आपको काम शुरू करना है। ऐसे ही जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए अगेंस्ट कंटामिनेशन, यानी वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उनकी वजह से कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, दूसरा पॉइंट, बिफोर बिगिनिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इट शुड बी कन्फर्म दैट दी वर्क एरिया एंड इक्विपमेंट्स आर क्लीन प्रॉपरली। अब वही बातें आएंगी सब, असल मेन पॉइंट यही था। अब उसी में से थोड़ा इधर उधर करके आपको कुछ पॉइंट्स और बनाने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको शुरू करने से पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि जहाँ पे काम किया जा रहा है और जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है, अच्छे से साफ़ होने चाहिए, उनकी वजह से कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है कि गंदगी असल में। ऐसे ही क्या है, द प्रोडक्शन स्टाफ शुड फॉलो द वेल डिफाइंड एंड ऑथोराइज्ड प्रोसेस फॉर एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेज होते हैं, शुरुआती स्टेज है, फिर बीच में क्या करना है नहीं करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी स्टेज है, जो भी काम है, जो भी प्रोसीजर है, तो वो सारे के सारे मतलब अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे ही ऑल वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड टू इमीडिएटली रिपोर्ट एनी इंसिडेंट ऑफ कंटामिनेशन। ये कह रहे हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उनको मतलब आपको इतनी हिम्मत और हौसला देना चाहिए, ये नहीं कि उनको एकदम दबा के रखा है, वो कुछ बोल नहीं सकते, बस जी 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 कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उनको आप इतनी हिम्मत, इतना हौसला दीजिए कि अगर कहीं पे मतलब कोई इंसिडेंट होता है, किसी भी तरीके से अगर कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक, तो वो जाके मतलब बता सकें कि ये इस तरीके से कंटामिनेशन इसमें हो गया है। उसको मतलब तो अगर पता चल जाएगा तो जो मालिक हैं जो भी है उसको हटवा देंगे, दूसरा मटेरियल यूज़ करके फिर सामान बनाया जाएगा। तो ये जो वर्कर्स हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। और ये कौन देगा, तो जो उसका हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मालिक है, वो देगा उनको। ऐसे ही कंटामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उसके अंदर कंटामिनेशन है तो उसको भी वो बता सकते हो। और इंटरमीडिएट क्या है, तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन कराने में दो केमिकल्स मिला रहे हैं और एक प्रोडक्ट चाह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसके साथ में कोई और चीज़ भी बन जाती है। समझ में आ रही बात? तो वो जो होता है, जो मतलब हम नहीं चाह रहे थे वो भी बन रहा है वो, तो वो इंटरमीडिएट होता है। तो ऐसे ही अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसके बारे में भी जाके बताना चाहिए। ऐसे ही फिनिश्ड प्रोडक्ट में अगर कंटामिनेशन है तो भी जाके आपको बताना चाहिए। और क्या है, प्रोसीजर डिटेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द लॉट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोसीजर आपने यूज़ किया किसी चीज़ को बनाने के लिए, जो भी आपने पैमाना यूज़ किया, जो भी यूज़ किए, तो उसको क्या है आपको रिकॉर्ड करना है। किसमें? इन द लॉट मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। यानी ये कि जैसे एक लॉट बनता है या एक बैच बनता है, यानी बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ बनता है, तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या प्रोसीजर यूज़ किया तो उसको एक साथ में आप रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द यूज्ड मटेरियल्स बल्क कंटेनर्स शुड बी लेबल्ड विद एन इंडिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये कह रहे हैं कि जब आप मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे मटेरियल्स रखे होंगे मतलब अलग अलग जगहों पे, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि जो वाला यूज़ हो चुका है उस पर निशान लगा दे कि ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, अब इसको नहीं करना है। पता चल रहा है कि एक ही मटेरियल को 2 बार डाल दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि आप जब प्रोसेसिंग चल रही हो तो जो बल्क कंटेनर्स हैं या जो क्या कहते हैं यूज्ड मटेरियल्स हैं, उस पर निशान लगा के रखिए कि हमने किसको यूज़ कर लिया और किसको यूज़ नहीं किया है। एक टॉपिक है स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो ये कोई बहुत मतलब ख़ास नहीं है लेकिन सिलेबस में पूछ रखा है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि स्टोरेज से रिलेटेड, सिर्फ ये फूड सप्लीमेंट से ही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ है, मतलब आप अगर स्टोरेज वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला क्या है, द आइल्स शुड बी क्लियर एंड नॉट यूज्ड फॉर टेम्पोरेरी मटेरियल स्टोरेज। जो आइल्स है, आइल्स का मतलब होता है गलियारा।
गलियारा मतलब जैसे कि मान लीजिए आप सामान रख रहे हैं तो एक इस लाइन में रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक। ऐसे ही फिर आपने दूसरी लाइन शुरू की, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो ये जो बीच की जगह होती है, दो लाइनों के, दो रॉज के बीच में जो जगह होती है, स्पेस बिटवीन रॉज, उसको हम लोग बोलते हैं आइल्स, ठीक। ठीक है कि जो आइल्स वगैरह हैं वो क्या है, एक तो पहले साफ़ सुथरा होना चाहिए, नहीं कि गंदे संदे पड़े हों, ये एकदम साफ़ क्लीन होना चाहिए। और दूसरे ये कि इसमें लाके कोई नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए कोई सामान रखना टेम्परेरी तौर पे तो लाके इसमें पटक दे रहे हैं, इसमें भर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि इसको आपको खाली रखना है, इस एरिए को, ये कह रहे हैं। और क्या है, पैलेट्स शुड बी प्लेस्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ये कह रहे हैं जो पैलेट्स हैं आपके, तो उनको क्या है, सिस्टमेटिक मैनर में रखना है। पैलेट्स का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं, अंडे का जो ट्रे आता है तो वो भी एक तरीके का पैलेट्स है। ऐसे ही चीज़ों को रखने के लिए क्या है, प्लास्टिक के या लकड़ी के जो डब्बे बना दिए जाते हैं उसको पैलेट्स बोलते हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा होता है पैलेट्स, इस साइड में देखिए। तो पैलेट्स को भी क्या है, आप सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे। मान लीजिए एक पैलेट्स यहाँ पे रखा, तो अब दूसरा ये नहीं कि यहाँ पे रख रहे हैं, अब तीसरा ये नहीं कि यहाँ पे रख रहे हैं, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन से रखिए, ताकि एक सिस्टम बना रहे, नहीं कि पता चला पूरा 2 ही 4 रखने में पूरा आपने रूम भर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन दी पैलेट्स फॉर वेंटिलेशन। और जो पैलेट्स हैं आप ये रख रहे हैं, इसमें मान लीजिए सामान वगैरह है, ठीक है, ये पैलेट्स हैं आपके, तो ये कह रहे हैं ये आप जो रख रहे हैं तो इनके बीच में भी क्या है, जो डिस्टेंस है तो वो आप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखेंगे, यानी कि बिल्कुल चिपका के रख दे रहे हैं, एकदम पूरा इसी में चिपका के रख दिया, चिपका के रख देंगे तो फिर इसमें हवा नहीं आ पाएगी, वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, तो चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी। तो इसके वेंटिलेशन के लिए आपको क्या है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करना है इन पैलेट्स के बीच में। और क्या है, ऑल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी करेक्टली टैग्ड विद देयर आइडेंटिफिकेशन और लॉट नंबर। ये कह रहे हैं कि जो भी सामान वगैरह रखे जा रहे हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, तो उनका जो मतलब नाम है, उसको जो आइडेंटिफिकेशन है उसका, उस पर टैग कर देना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। कि जो भी आपका लॉट में सामान है, जो अभी मतलब उसकी लेबलिंग नहीं हुई है, तो उस पर भी कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन या लॉट नंबर या बैच नंबर लिख के रखना चाहिए, ताकि आपको आसानी से पहचान में आ सके। ऐसे ही है, द प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड इन सच वे दैट लोडिंग ऑफ मटेरियल्स शुड बी कन्वीनियंट। ऐसे ही जो आपको जो सामान है उसको आप ऐसे रखेंगे कि अगर उसको जब लोड किया जाए, वहाँ से निकाल के कहीं और रखना हो तो वो आसान हो, यानी कि ऐसा घुसेड़ दिया लाके कि उसको निकालने में रास्ता ही नहीं मिल रहा आपको, तो ये भी नहीं करना है, वरना वो पीछे का पीछे पड़ा रह जाएगा, हमेशा वो खराब हो जाएगा वहीं पे। ऐसे ही प्रॉपर स्टेक कर लीजिए इसको, प्रॉपर स्टेक रोटेशन शुड बी मेंटेन्ड। ऐसे ही जो स्टेक रोटेशन है वो मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सामान पहले आपके स्टोरेज में आया है उसको पहले आपको बाहर निकालना है। मान लीजिए आपने विटामिन के फूड सप्लीमेंट्स बनाए, विटामिन के सप्लीमेंट्स बनाए और बहुत सारा बनाया, उसको रख दिया। अब आप रोज़ाना बना रहे, अभी वो सामान जो बना रखा है वो निकला नहीं, तो अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आ रहा है जो आपको बेचना है उसको, तो आप कौन सा बेचेंगे, जो मतलब 1 तारीख में बनाया गया था या जो 15 तारीख में बनाया गया था। तो जो 1 तारीख में बना है उसको पहले निकालेंगे, उसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आपके स्टेक में आया पहले उसको निकालिए, और जो बाद में आया है उसको बाद में निकालेंगे। एक टॉपिक और था, सेल ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स क्या है ये आप समझ चुके हैं। तो ये लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ए फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर कोई फूड बिजनेस का काम करना चाह रहा है, फूड बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है उसको। हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर और सेल, जो कि बनाना और बेचना चाहता है फूड सप्लीमेंट्स को, तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। ऐसे अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखिए, जो पाउडर्स, कैप्सूल, टेबलेट्स एंड सिरप आर फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये इस फॉर्म में होंगे, ठीक। प्लांट्स और सीरियल्स और फ्रूट्स इन देयर नेचुरल स्टेट आर नॉट कंसिडर्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। और जो प्लांट्स वगैरह हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा हो गया या कोई सीरियल्स है, जैसे अनाज वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल स्टेट में है, तो उसको हम लोग फूड सप्लीमेंट्स नहीं कहते हैं। ऐसे ही जो जूस वगैरह आपने मान लिया, कहा चलो अच्छा नेचुरल में नहीं, बल्कि आपने अनार का जूस निकाल लिया, कह रहे कि इसको हम ऐसे ही बेच रहे हैं, तो ये एक तरीके का फूड सप्लीमेंट्स है, तो उसको भी फूड सप्लीमेंट्स नहीं माना जाता है। ऐसे ही फूड सप्लीमेंट्स मस्ट बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रिंसिपल्स। और जो फूड सप्लीमेंट्स आप बनाएंगे तो वो ऐसे नहीं कि कैसे किसी भी तरीके से बना दिया, बल्कि फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रिंसिपल। जो मेडिकल प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड हो गए, प्रूव्ड हो गए हैं
कि इस तरीके से बनाया जाएगा, सेट कर दिए गए हैं, तो उसी स्टैंडर्ड पे, उसी तरीके से उसको क्या है, उसी प्रिंसिपल्स पे, उसी रूल और रेगुलेशन के साथ आपको बनाना है अगर आप बना रहे हैं तो। ऐसे ही क्या है, जो हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, तो वो फूड सप्लीमेंट्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अब लेबलिंग से रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जो आपके सिलेबस में पूछ रखा है। तो लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, तो एवरी प्री पैक्ड प्रोडक्ट शैल बी लेबल्ड विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट है जो कि अभी प्री पैक्ड है, प्री पैक्ड का मतलब ये कि आपने बहुत सारा क्या लॉट में बनाया, बहुत सारा प्रोडक्ट आपने बनाया, तो उसको ऐसा होता है कि कभी आप खुद पैक करते हैं और कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है, वो वहाँ से मटेरियल लेके जाते हैं और वो क्या करते हैं, पैक करते हैं। वो जो मटेरियल है जो अभी पैक नहीं हुआ है प्रॉपरली, यानी छोटे छोटे साइजों में अभी पैक नहीं हुआ, उसको बोलते हैं प्री पैक्ड। ठीक, तो ये कह रहे हैं जो प्री पैक्ड मटेरियल्स हैं उस पर भी ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, मतलब लेबल्ड होना चाहिए, और जो पैक हो रहे हैं उस पर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, समझ लीजिए। तो सबसे पहला क्या है, जो फूड है उसका नाम होना चाहिए। ऐसे इंग्रेडिएंट लिस्ट्स, यानी जो भी इंग्रेडिएंट है तो उसकी क्या लिस्ट है पूरी, क्या क्या आपने इसके अंदर डाला है उसकी लिस्ट होना चाहिए। ऐसे इंफॉर्मेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट, और जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे ही क्या, डिक्लेरेशन ऑफ वेज और नॉन वेज, ये बताना है कि ये वेज है या नॉन वेज। ऐसे ही क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फूड एडिटिव्स यूज्ड, फूड एडिटिव्स यूज्ड, जो फूड एडिटिव्स यूज्ड हुए हैं तो उसके बारे में बताना है। ऐसे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और पूरा जो एड्रेस है वो होना चाहिए। ऐसी टोटल क्वांटिटी, यानी जो भी पैक्ड है वो कितने की क्वांटिटी है वो। ऐसे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लॉट और बैच नंबर, जो बैच नंबर है या जो उसका लॉट नंबर है उसका भी, वो भी क्या होना चाहिए बताया, उस पर उसको भी, वो भी मेंशन होना चाहिए। लॉट नंबर, बैच नंबर तो आप समझ ही चुके होंगे। ऐसे ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डेट, कि किस दिन में ये बना है और किस दिन में ये पैक हो रहा है, तो वो भी उस पर, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, एक्सपायरी डेट उसके अंदर होना चाहिए, या ये भी लिखा होना चाहिए बेस्ट बिफोर, यानी आपने लिख दिया कि इस डेट में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद 6 महीने तक आपको ये क्या है, वैलिड रहेगा। तो कभी इस तरीके से लिखा जाता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे बेस्ट बिफोर 6 मंथ, 3 मंथ, जो भी है, तो आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे। ऐसे क्या है, इंपोर्टेड फूड्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर वो क्या है, जो फूड आइटम है वो अपनी कंट्री के अंदर नहीं बल्कि कहीं से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये भी मेंशन होना चाहिए कि किस कंट्री से ये इंपोर्ट हुआ है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।